अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग प्रकार के अभिकारक भाग लेते हैं। अभिकारकों की प्रकृति अलग अलग होती है, तो अभिक्रियाओं का वेग भी अलग अलग होता है। अभिकारक की प्रकृति का क्या मतलब है? जैसे NaCl, इसकी प्रकृति आयनिक होती है क्योंकि इसमें आयन होते हैं। CH4, मेथेन, मेथेन में सहसंयोजक बंध होते हैं। मेथेन सहसंयोजक यौगिक होता है। अभिकारक गैस, ठोस या द्रव हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस है और H2O द्रव है। आयनिक, सहसंयोजक, गैस, ठोस, द्रव, इन सभी को अभिकारक की प्रकृति बोला जाता है। आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रियाएं तेज गति से होती है। इन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड बनता है, साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। एक पात्र में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। और इसमें सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है जो ठोस अवस्था में होता है और जल में अघुलनशील होता है। इस पात्र में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप नजर आता है। सोडियम नाइट्रेट जल में घुला होता है, विलयन के रूप में होता है। यह अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले अभिकारक आयनिक यौगिक होते हैं। इन यौगिकों में आयन उपस्थित होते हैं। NaCl में Na+ आयन और Cl- आयन होते हैं। AgNO3 में Ag+ आयन और NO3- आयन होते हैं। पहले से इनमें आयन उपस्थित होते हैं तो इनमें कोई बंध नहीं टूटता है। तो इनमें होता क्या है दोस्तों? जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। अणुओं के बीच टक्कर होती है। टक्कर से क्या होता है? टक्कर से अभिकारक अणुओं के पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। फलस्वरूप उत्पाद बनता है। परंतु आयनिक यौगिकों में पहले से आयन उपस्थित होते हैं तो इनमें बंध नहीं टूटता है। इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। एक अभिकारक का धनायन दूसरे अभिकारक के ऋणायन को आकर्षित करता है और इसके साथ जुड़ जाता है तो सोडियम नाइट्रेट बनता है। दूसरे अभिकारक का धनायन इसके ऋणायन के साथ जुड़कर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाता है। तो इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें आयन भाग लेते हैं उन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है। सभी आयनिक अभिक्रियाएं तेज गति से होती है। यह अभिक्रिया माइक्रोसेकंड में पूरी हो जाती है। एक माइक्रोसेकंड का मतलब 10⁻⁻6 सेकंड होता है। तो यह अभिक्रिया 10⁻⁻6 सेकंड में पूरी हो जाती है। आणविक अभिक्रिया या सहसंयोजक अभिक्रिया, यह अभिक्रियाएं धीमी गति से होती है क्योंकि इन अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं में सहसंयोजक बंध होता है। जैसे नाइट्रोजन गैस का अणु हाइड्रोजन गैस के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है और अमोनिया गैस के 2 अणु बनाता है। नाइट्रोजन गैस के इस अणु में 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। हाइड्रोजन गैस के एक अणु में एक सहसंयोजक बंध होता है। अमोनिया गैस के एक अणु में नाइट्रोजन
3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 3 सहसंयोजक बंध बनाता है। जब अभिकारक अणुओं के बीच अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के अणु आपस में टकराते हैं, इनके बीच में टक्कर होती है। टक्कर में पुराने बंध टूट जाते हैं। दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, नाइट्रोजन के परमाणु अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन के परमाणु अलग हो जाते हैं। एक नाइट्रोजन के परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। बंध टूटने में और बंध के निर्माण में समय लगता है, इस कारण यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है। इधर से नाइट्रोजन गैस का अणु आता है, इधर से हाइड्रोजन गैस के 3 अणु आते हैं और इनके बीच में होती है टक्कर। टक्कर से पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेष 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं और अमोनिया गैस के 2 अणु बनते हैं। दोस्तों, बंध टूटने में और बंध के निर्माण में समय लगता है, इस कारण यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है समांगी और विषमांगी शब्द का मतलब क्या होता है? समांगी का मतलब सम प्लस अंगी, अंगी का मतलब अंग होता है। अभिक्रिया में अभिकारक के अणु होते हैं, उत्पाद के अणु बनते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद उस अभिक्रिया के अंग होते हैं। सम का मतलब समान, अभिकारक और उत्पाद समान प्रकार के होते हैं, इनकी प्रकृति समान होती है। यहाँ पर प्रकृति भौतिक अवस्था होती है, वह अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक और सभी उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है, समांगी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस O2 गैस के साथ अभिक्रिया करती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। दोनों अभिकारक गैस अवस्था में होते हैं, उत्पाद गैस अवस्था में होता है। तो सभी अभिकारक और सभी उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है, यह समांगी अभिक्रिया होती है। विषमांगी अभिक्रिया, विषम प्लस अंग। विषम का मतलब होता है भिन्न, अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, मतलब इनकी भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर जिंक धातु ठोस अवस्था में होती है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में विलयन होता है, जिंक सल्फेट का विलयन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद इन सभी की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, तो यह विषमांगी अभिक्रिया होती है। दोस्तों, जब दोनों अभिक्रियाओं के वेग की तुलना करते हैं तो समांगी अभिक्रिया का वेग विषमांगी अभिक्रिया से अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि समांगी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु समान प्रकृति के होते हैं। तो इन अणुओं के बीच में टक्कर सरलता से होती है, क्योंकि इनकी अवस्थाएं समान होती है।
तो इन अणुओं के बीच सरलता से टक्कर होती है और अभिक्रिया तेज गति से होती है। विषमांगी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की प्रकृति अलग अलग होती है, जैसे यह ठोस अवस्था में होता है और यह विलयन अवस्था में होता है। तो इनके बीच टक्कर सरलता से नहीं हो पाती। तो विषमांगी अभिक्रियाएं धीमी गति से होती है और समांगी अभिक्रियाएं तेज गति से होती है। अभिकारक और उत्पाद का स्थायित्व। दोस्तों, स्थायित्व अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति है। जब उत्पाद का स्थायित्व अधिक होता है तो वेग अधिक होता है, और जब अभिकारक का स्थायित्व अधिक होता है तो वेग कम होता है। यहाँ पर दोनों के बीच सीधा संबंध होता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच उल्टा संबंध होता है। अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं। मान लो अभिकारक का स्थायित्व कम है और उत्पाद का स्थायित्व अधिक है। इस संसार के सभी परमाणु, अणु, आयन, पदार्थ स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। अभिकारक का स्थायित्व कम है तो अभिकारक क्या चाहता है? यह चाहता है कि इसका स्थायित्व अधिक हो जाए। तो तुरंत अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग अधिक होता है जब उत्पाद का स्थायित्व अधिक होता है, परंतु जब अभिकारक का स्थायित्व अधिक होता है और उत्पाद का स्थायित्व कम होता है तो अभिक्रिया धीमी गति से होती है। अभिक्रिया का वेग कम होता है क्योंकि अभिकारक पहले से अधिक स्थायी होता है और वह नहीं चाहता कि उसका स्थायित्व कम हो जाए। तो ऐसे अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करना कठिन होता है, तो इस अभिक्रिया का वेग कम होता है। हमारे पास दो पात्र हैं और दोनों पात्रों में जल भरा हुआ है। इस पात्र में हम एसिटिक अम्ल को मिलाते हैं और इस पात्र में फॉर्मिक अम्ल को मिलाते हैं। ये दोनों कार्बनिक यौगिक हैं और इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाता है, तो यहाँ पर हम इनको डिटेल में नहीं समझेंगे। एसिटिक अम्ल जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, इसे हम एसीटेट आयन बोलते हैं। तो एसिटिक अम्ल जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है और इसी तरह फॉर्मिक अम्ल जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, इसे हम फॉर्मेट आयन बोलते हैं। इस आयन का स्थायित्व कम होता है और इस आयन का स्थायित्व अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा और इस अभिक्रिया का वेग कम होगा। ये दोनों उत्पाद हैं और इस उत्पाद का स्थायित्व कम है, तो इस अभिक्रिया का वेग कम होगा और इस उत्पाद का स्थायित्व अधिक है। तो जब उत्पाद का स्थायित्व अधिक होता है तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, तो इस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। इसका स्थायित्व कम क्यों होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि इनको हम कार्बनिक रसायन में समझेंगे। तो यहाँ पर मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। CH3 COO-, यहाँ पर CH3 समूह मैथिल समूह है और इसका +I प्रभाव होता है। +I प्रभाव का मतलब है कि यह मैथिल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। यह इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, तो इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर धकेले जाते हैं। ऑक्सीजन पर पहले से ऋणावेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर धकेला जाता है तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश की मात्रा अधिक हो जाती है। दोस्तों, जब किसी परमाणु या अणु पर आवेश होता है
तो उनका स्थायित्व कम होता है। आवेश की मात्रा अधिक होने पर स्थायित्व और भी कम हो जाता है। तो इस आयन में ऑक्सीजन पर आवेश की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसका स्थायित्व कम होता है। जब हम फॉर्मेट आयन की बात करते हैं तो फॉर्मेट आयन में मैथिल समूह नहीं होता। मैथिल समूह के स्थान पर हाइड्रोजन का परमाणु होता है और इस परमाणु का प्लस आई प्रभाव नहीं होता है, मतलब यह परमाणु इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर नहीं धकेलता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर आवेश की मात्रा कम होती, इस कारण इस आयन का स्थायित्व अधिक होता है। तो इस अभिक्रिया का वेग अधिक होता है और इस अभिक्रिया का वेग कम होता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला अगला कारक, अभिकारक की भौतिक अवस्था। दोस्तों, जब कोई पदार्थ गैस अवस्था में होता है तो गैस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच दूरी अधिक होती है और ये कण स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। गैस अवस्था में कणों के बीच अधिक गति होती है। जब अभिकारक गैस अवस्था में होता है तो अभिकारक के अणुओं के बीच टक्कर अधिक होती है, क्योंकि अभिकारक के अणु अधिक गति करते हैं तो इन अणुओं के बीच में टक्कर अधिक होती है, तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। परंतु जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक द्रव अवस्था में होता है तो अभिक्रिया का वेग गैस अवस्था की तुलना में कम होता है, क्योंकि द्रव अवस्था में कण एक दूसरे के समीप होते हैं और कणों में गति कम होती है। गैस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में कणों की गति कम होती है, तो यहाँ पर टक्कर के चांस कम हो जाते हैं। जब अभिकारक ठोस अवस्था में होता है तो अभिक्रिया का वेग गैस और द्रव की तुलना में कम होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में पदार्थ के कण एक दूसरे के समीप होते हैं, बहुत अधिक समीप होते हैं। इन कणों का स्थान निश्चित होता है, मतलब ठोस अवस्था में पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, इन कणों में गति नहीं होती, इनमें केवल कंपन होता है। तो ठोस अवस्था में अभिकारक के अणुओं के आपस में टकराने के चांस बहुत कम होते हैं, तो इस अवस्था में अभिक्रिया का वेग कम होता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक, इसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। दोस्तों, जब अभिकारक ठोस अवस्था में होता है तो अभिक्रिया का वेग उसके कणों के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मान लो हमारे पास आटे का एक गोला है और इस गोले की सतह का क्षेत्रफल 4πr² से हम निकालते हैं और मान लेते हैं इसकी सतह का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसी आटे के छोटे छोटे गोले बनाते हैं। प्रत्येक छोटे गोले की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और मान लेते हैं कि प्रत्येक गोले की सतह का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर गोलों की संख्या 12 है, तो इन सभी गोलों की सतह का कुल क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब हम किसी बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और प्रत्येक छोटे टुकड़े की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सभी टुकड़ों की सतह का कुल क्षेत्रफल उस बड़े टुकड़े की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। हमारे पास कोयले के बड़े टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को हम जलाते हैं। कोयले के इन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इनको जलाते हैं।
तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से तेजी से कौन जलता है। कोयले के छोटे टुकड़े तेजी से जलते हैं क्योंकि इनका कुल पृष्ठीय या सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। तो जलने की अभिक्रिया मतलब दहन अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। तो कोयले के छोटे टुकड़े सरलता से जलते हैं। कणों के बीच टक्कर सतह पर होती है और जब अभिकारक के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, कणों के बीच टक्कर अधिक हो जाती है, तो उत्पाद अधिक बनता है। मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कोयले में क्या होता है? कोयले में कार्बन होता है और इस कोयले के टुकड़े से ऑक्सीजन गैस के अणु टकराते हैं और इनमें रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, CO2 गैस बनती है। इसे हम कोयले का दहन बोलते हैं। परंतु जब हम कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो कोयले की सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। गैस के अणु अधिक से अधिक इन कणों से टकराते हैं तो प्राप्त CO2 की मात्रा अधिक हो जाती, मतलब दहन अभिक्रिया तेज गति से होती। चलिए एक और सरल उदाहरण बताता हूँ। हमारे पास एक गिलास है और इस गिलास में हम पानी भरते हैं। इस पानी में शक्कर के बड़े दानों को मिलाते हैं। उसी समय दूसरे गिलास में शक्कर का पाउडर मिलाते हैं। शक्कर के हम बड़े दानों को पीस कर पाउडर बना लेते हैं और इस पाउडर को जल में मिलाते हैं। शक्कर पानी में घुल जाती है। तो आप मुझे बताइए कि किस गिलास में शक्कर सरलता से घुलती है, तेजी से घुलती है। अगर आपका उत्तर दूसरा गिलास है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। शक्कर के छोटे कणों की सतह का कुल क्षेत्रफल बड़े कणों की सतह के कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर शक्कर का सतही क्षेत्रफल अधिक है तो शक्कर तेजी से पानी में घुल जाती है। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की उपस्थिति से प्रभावित होता है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो इन अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है। इनका वेग प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के बीच अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश में क्या होते हैं? प्रकाश में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं और इन पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन को समझना चाहते हो तो इस पर वीडियो बना हुआ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इस नाम से वीडियो बना हुआ है। प्रकाश के किसी एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है और जब फोटोन इन अणुओं से टकराते हैं तो इन अणुओं में उपस्थित बंध टूट जाते हैं। प्रत्येक सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन फोटोन को अवशोषित कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक हो जाती है और इलेक्ट्रॉन इस स्थान को छोड़कर परमाणुओं पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर बंध टूट जाता है। इन दोनों के बीच में बंध बन जाता है।
HCl के 2 अणु प्राप्त होते हैं। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो फोटोन की संख्या भी अधिक होती है, और जब अधिक संख्या में फोटोन इन अणुओं से टकराते हैं तो इनमें अधिक से अधिक बंध टूटते हैं और अधिक से अधिक उत्पाद बनता है। मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर फोटोन की संख्या बढ़ती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल फोटोन की संख्या बढ़ती। जैसे 60 वाट का बल्ब और 100 वाट का बल्ब, इस बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो इस बल्ब से निकलने वाले फोटोन की संख्या अधिक होती है। अधिक संख्या में फोटोन निकलते हैं। इस बल्ब की शक्ति कम होती है तो इस बल्ब से निकलने वाले फोटोन की संख्या कम होती है। केवल संख्या में अंतर होता है, परंतु दोनों ही बल्ब से निकलने वाले सभी फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, तो फोटोन की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर एग्जाम में इन अभिक्रियाओं पर कोई प्रश्न आता है तो इन अभिक्रियाओं को आप सरलता से पहचान लोगे, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में तीर के ऊपर HNu लिखा होता है, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र लिखा होता है। मतलब ये अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है। वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है। जैसे एस्टर का जल अपघटन धीमी गति से होता है। एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है। जल को हम इस तरह से लिख देते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का यह बंध टूटता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन ऋणावेशित और कार्बन धनावेशित हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर यह बंध टूटता है, ऑक्सीजन ऋणावेशित, कार्बन धनावेशित हो जाता है। माइनस के साथ प्लस को जोड़ दो और प्लस के साथ माइनस को जोड़ दो तो उत्पाद प्राप्त होगा। ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ धनावेशित हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है, और धनावेशित कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो एथेनॉल बनता है। यहाँ पर जल एस्टर के साथ अभिक्रिया करके इसका अपघटन कर देता है और यह धीमी गति से होता है। परंतु जब इस अभिक्रिया में बाहर से तनु H2SO4 अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल की उपस्थिति को तीर के ऊपर इस तरह से लिखते हैं। H+ साइन का मतलब यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर तनु H2SO4 उत्प्रेरक का काम करता है और इसकी उपस्थिति में इस अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। अब हमें समझना होगा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कैसे करता है। अभिकारक A के अणु, अभिकारक B के अणु, इन अणुओं की ऊर्जा 10 मान लेते हैं। मान लो ये अणु निष्क्रिय है, इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जब इन अणुओं की ऊर्जा 50 होती है, कम से कम 50 होती है, तो ये अणु सक्रिय हो जाते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। टक्कर से पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। जब अणु आपस में टकराते हैं तो एक अवस्था प्राप्त होती है, संक्रमण अवस्था। इस अवस्था में पुराने बंध टूटना प्रारंभ होते हैं और नए बंधों का निर्माण प्रारंभ होता है। यह अवस्था बहुत कम समय के लिए होती है और अस्थायी होती है और तुरंत उत्पाद में बदल जाती है। यह अस्थायी क्यों होती है? जब अणु आपस में टकराते हैं और इस अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो इस अवस्था की ऊर्जा अधिक होती है।
यह अधिक ऊर्जा वाली अवस्था होती है, इस कारण यह अस्थायी होती है। अगर हम इन अणुओं को ऊर्जा देते हैं तो इनकी ऊर्जा बढ़ती है और बढ़कर 50 हो जाती है। जब इन अणुओं की ऊर्जा 50 हो जाती है तो ये अणु सक्रिय हो जाते हैं और इनके बीच में टक्कर होती है और अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय अणु में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 50 माइनस 10, 40 की आवश्यकता होगी। इसी ऊर्जा को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक के अणुओं को सक्रिय अणुओं में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती। दोस्तों, यदि सक्रिय अणु की यहाँ पर ऊर्जा 30 होती है तो इन निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय अणुओं में बदलने के लिए अब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अगर हम किसी भी तरह से सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं तो बहुत कम ऊर्जा देने पर अधिक से अधिक अणु तुरंत सक्रिय अणुओं में बदल जाते हैं। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग पहले की तुलना में अधिक हो जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। वेग बढ़ाने वाले धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं और वेग कम करने वाले ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। अभिक्रिया की प्रगति और ऊर्जा, इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं अभिकारक की ऊर्जा इतनी है और अभिकारक के अणुओं को सक्रिय होने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसे हम 10 मान लेते हैं और इसे हम 50 मान लेते हैं। जब अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं तो ग्राफ इस तरह से बनता है। जब ग्राफ यहाँ पहुँचता है तो इसका मतलब है कि अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा 50 हो जाती है। इस बिंदु पर अभिकारक के अणु सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था की ऊर्जा अधिक होती है तो यह अवस्था अस्थायी होती है और तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। जब उत्पाद बनता है तो ऊर्जा कम होती है। अभिकारक के अणुओं को यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब सक्रिय होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। और संक्रमण अवस्था जब उत्पाद में परिवर्तित होती है तो यहाँ पर ऊर्जा कम होती है, तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और इन दोनों का यह अंतर सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है? इस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। यह ग्राफ उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्राफ इस तरह से बनता है। अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा 10 है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इन अणुओं को सक्रिय होने के लिए अब केवल इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है तो यह ग्राफ नीचे चला जाता है। तो उत्प्रेरक अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक नया रास्ता प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया सरलता से होती है और अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जब हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम अभिकारक के अणुओं को ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। इन अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है और ये अणु तुरंत सक्रिय हो जाते हैं।
सक्रिय अणुओं में टक्कर होती है और टक्कर से उत्पाद प्राप्त होता है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अधिक से अधिक अणु सक्रिय हो जाते हैं तो टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। अभिक्रियाओं के लिए यह बात सामान्यतः लागू होती है, मतलब अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, परंतु कुछ अभिक्रियाएं होती है जिनका ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब इस अभिक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जब इस अभिक्रिया का हम ताप बढ़ाते हैं, मतलब इस अभिक्रिया को हम ऊष्मा देते हैं, तो इसका वेग बढ़ता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, मतलब इस अभिक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। और अगर हम इस अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं, मतलब इसे ऊष्मा देते हैं, चूंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, तो इस अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। प्रयोग में देखा गया कि जब 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं, ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग या तो 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जब हम किसी अभिकारक को ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, गर्म करते हैं, तो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणु तेजी से गति करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, तो प्राप्त उत्पाद की संख्या भी बढ़ जाती है, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों, इस बात को डिटेल में आने वाले वीडियो में अलग से समझेंगे और इसी के साथ आर्रेनियस समीकरण को भी समझेंगे। इसे हम डिटेल में आने वाले वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, एक नियम है जिसे हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, इसे हम वेग नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जब अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है तो इनके अणुओं की संख्या भी अधिक होती है, तो अणुओं के बीच में अधिक से अधिक टक्कर होती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। सामान्यतः अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। सामान्यतः का मतलब है अधिकांश अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, परंतु कभी कभी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न तो वेग बढ़ता है और न कम होता है। अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। और इन सभी को समझने के लिए आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम समझना होगा और इस नियम को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।